हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मंगला ट्यूटोरियल्स। मैं महेंद्र मंगला। आज हम क्लास 11th में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स करेंगे। आप देख सकते हैं टॉपिक लिखा हुआ है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, क्लास 11th अकाउंट्स में। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। तो चलो हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की हमें रिक्वायरमेंट क्यों हुई कि देखिए, अलग अलग पर्टिकुलर फील्ड या सब्जेक्ट की कुछ टर्मिनोलॉजी होती है। टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है कुछ ऐसे टर्म्स, कुछ ऐसे वर्ड्स जो आपको बार बार फेस करने हैं उस सब्जेक्ट को पढ़ते हुए। तो वो टर्मिनोलॉजी को अंडरस्टैंड करना हमें बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपने कहा सर क्यों जरूरी है? क्योंकि आप जब उस टर्म को अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे हैं तो आप उसको क्रैम कर रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एंटिटी, व्हाट इज एंटिटी? एंटिटी मतलब एक फॉर्म, एक यूनिट, एक एंटरप्राइज। दैट इज व्हाट कॉल्ड, उसको क्या बोलेंगे हम? उसको हम बोलेंगे एंटिटी। एंटिटी मतलब एक इकोनॉमिक यूनिट, या मतलब इकोनॉमिक यूनिट कह सकते हैं आप, उसको फर्म कह सकते हैं, फर्म कह सकते हैं, एंटरप्राइज कर सकते हैं, कोई इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रही है तो एंटिटी बोलेंगे। नेक्स्ट इज बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब जब हम बात करते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन की, तो ट्रांजेक्शन का मतलब एक ऐसी पर्टिकुलर एक्टिविटी जिसके अंदर आप कुछ अर्न करने के लिए आप उस एक्टिविटी को कर रहे हैं। तो द मेन मोटिव ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन इज बेसिकली टू अर्न मनी। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन, इसीलिए हमने वर्ड उसमें बिजनेस लगाया। तो एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं मतलब कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन टू अर्न मनी। तो आपको जितनी भी बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनमें से केवल वही ट्रांजेक्शन्स लेनी है जिनमें आपका मेन मोटिव क्या है? टू अर्न मनी। तो जैसे दो लोग आपस में टॉक कर रहे हैं तो उसको तो आप बुक्स में नहीं लिखेंगे। अब अगर मान लीजिए आपने 10 चेयर्स खरीदी बिजनेस में, तो अब आपको पता है इसमें मनी इन्वॉल्व है, तो आपको उसे लिखना है कि वो बिजनेस ट्रांजेक्शन है। नेक्स्ट आता है कैपिटल। व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल का मतलब होता है जो ओनर पैसा बिजनेस में लगाता है, दैट इज व्हाट कॉल्ड कैपिटल। आपने कहा सर केवल रुपए लगाएगा? वो कैश से पैसा लगा सकता है, वो चेक से पैसा लगा सकता है, वो फर्नीचर ला सकता है, वो मशीन ला सकता है, वो बिल्डिंग ला सकता है, वो जो भी लाया, मनी और मनी इज वर्थ, या तो मनी या मनी इज वर्थ, जो भी वो पैसा बिजनेस में लगा रहा है अपने साइड से एज एन ओनर, तो हम उसको क्या बोलेंगे? हम कैपिटल। अब इसका जस्ट उल्टा कर लेते हैं, ड्राइंग्स। अगर ऑनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए अगर कुछ पैसा निकाला या कुछ गुड्स निकाला या कुछ एसेट्स को अपने घर ले गया पर्सनल यूज के लिए, तो हम उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स का मतलब है जब ऑनर अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ सामान या कुछ एसेट्स बिजनेस से बाहर निकालता है अपने पर्सनल यूज के लिए। अगला टर्म है लायबिलिटी। ये वर्ड बहुत ज्यादा आप फेस करेंगे, लायबिलिटी। व्हाट इज लायबिलिटी? लायबिलिटी इज ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस टू पे। ऑब्लिगेशन टू पे, ऑब्लिगेशन का मतलब ये हमारा दायित्व है कि हमें ये पे करना है, मतलब ये हमारी लायबिलिटी है, हमारा ऑब्लिगेशन है। हमें किसी का विच वी ओ टू अदर्स, विच वी ओ टू अदर्स, या विच इज ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस को पे करना है, दैट इज व्हाट कॉल्ड, क्या बोलेंगे हम उसको? लायबिलिटी। अब लायबिलिटी इंटरनल हो सकती है, एक्सटर्नल हो सकती है। देखिए, हम ये मान के चलेंगे कि बिजनेस अलग है और मालिक अलग है। हमें क्या मानना है? बिजनेस अलग और मालिक अलग। तो अब होगा क्या कि जब पैसा बिजनेस में लगाया गया तो ये बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी है कि उसे ये पैसा मालिक को वापस करना है जब बिजनेस बंद होगा। तो वो कौन सी लायबिलिटी? इंटरनल लायबिलिटी। इंटरनल मतलब विद इन, मतलब घर का मामला सोच लीजिए कि भाई बिजनेस को, एक घरेलू मैटर है, ये मान लीजिए कि मालिक ने लगाया है, तो मालिक और बिजनेस वैसे तो एक ही मतलब है, पर इंटरनल लायबिलिटी क्योंकि हम दोनों को अलग मान रहे हैं तो वो इंटरनल बोलेगा। इंटरनल मतलब घर का, अंदर का। तो इंटरनल लायबिलिटी है मतलब जब बिजनेस बंद होगा तो जब बिजनेस अपने मालिक को ये पैसा वापस करेगा। तो इसलिए जो वट एवर मनी हैज बीन इन्वेस्टेड बाय द ऑनर इनटू द बिजनेस विल बी कॉल्ड इंटरनल लायबिलिटी। एंड व्हाट इज एक्सटर्नल लायबिलिटी? अब जो बाहर वालों का पैसा देना है, हाँ आपने बैंक से लोन ले लिया, आपने क्या करा? आपने बैंक से लोन ले लिया, तो वो एक्सटर्नल लायबिलिटी क्योंकि बाहर से लिया गया है। क्लियर? तो अगर आपने किसी फ्रेंड से भी लिया वो भी आपका क्या माना जाएगा? एक्सटर्नल लायबिलिटी। आपने किसी रिलेटिव से लिया तो वो भी एक्सटर्नल लायबिलिटी। बैंक से लिया वो भी एक्सटर्नल लायबिलिटी। किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया वो भी आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटी। जब बाहर से लिया दैट इज एक्सटर्नल लायबिलिटी। क्लियर? अब एक्सटर्नल भी दो टाइप की हो सकती है, नॉन करंट एंड करंट। वो लायबिलिटी, वो आपका ऑब्लिगेशन जो आपको 1 साल के बाद पे करना है, तो वो क्या माना जाएगा? आपका नॉन करंट लायबिलिटी। और जो आपको विद इन
ईयर पे करना है, एक साल के अंदर अंदर पे करना है, दैट इज योर करंट लायबिलिटी। क्लियर आई थिंक। पहला लायबिलिटी दो टाइप की होगी, लायबिलिटी मतलब ऑब्लिगेशन टू पे, तो इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब जो बाहर वालों को पैसा देना है, वो भी दो टाइप का हो सकता है। पहला आपका नॉन करंट और दूसरा करंट। नॉन करंट लायबिलिटी का मतलब है जिसका पेमेंट आपको एक साल के बाद करना है, और करंट लायबिलिटी जिनका पेमेंट आपको एक साल के बोलिए अंदर करना है। क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा एसेट्स। एसेट्स ये वर्ड आपको बार बार सुनने को मिलता होगा, हमारा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में भी, मतलब नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ में भी हमें ये वर्ड सुनने को मिल जाता है, एसेट्स। तो एसेट्स का मतलब होता है प्रॉपर्टी। एसेट्स का क्या मतलब होता है? प्रॉपर्टी, जिसको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज व्हाट कॉल्ड योर एसेट्स। अब एसेट्स आपकी तीन टाइप की हैं, लिखिए, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स। तो स्टार्ट करते हैं नॉन करंट एसेट्स से। तो नॉन करंट एसेट्स क्या है? नॉन करंट एसेट्स होते हैं जिन एसेट्स को आप अगर कैश में कन्वर्ट करना चाहें तो वो एक साल से ज्यादा टाइम ले सकते हैं, मोर देन 1 ईयर। हालांकि हमारा पर्पज उनको कैश में कन्वर्ट करने का एज सच होता नहीं है, क्योंकि दे आर नॉट मेंट फॉर रीसेल। हम उनको कैश में कन्वर्ट एज सच करना नहीं चाहते। जैसे मान लीजिए मैंने बिजनेस स्टार्ट करा, उसमें मैंने फर्नीचर आज खरीदा, तो मैं ये कह रहा हूं मैं अब उसको बेचूंगा, और एक भी खरीदा क्यों था भाई? आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आपने मशीन्स खरीदी, फर्नीचर खरीदा, लैंड बिल्डिंग खरीदा, मैंने कहा कल बेच रहा हूँ, अरे फिर बिजनेस बंद कर रहे हो क्या? अगर आपने बिजनेस स्टार्ट करा है तो ये वो एसेट्स हैं जिनको आप लंबे टाइम तक यूज करेंगे। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड नॉन करेंट एसेट्स, नॉट फॉर रीसेल। दो टाइप के हो सकते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल जिनको आप देख और छू सकते हैं, और इनटेंजिबल जिनको आप देख और छू नहीं सकते। अब आपने कहा सर व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ द टेंजिबल एसेट्स? टेंजिबल एसेट्स लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर्स एटसेट्रा। तो ये मेरी क्या है? टेंजिबल एसेट्स विच कैन बी सीन और टच्ड। इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स में आएगा लाइक गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, दे आर कॉल्ड व्हाट योर इंटेंजिबल एसेट्स। आपने कहा सर ये कुछ टर्म्स जो है सुने तो है, मतलब नहीं पता। गुडविल क्या होता है? रेप्यूटेशन ऑफ द बिजनेस। आपने कहा सर इसको हम देखेंगे कैसे? भाई देख तो सकते नहीं है, इसको महसूस करेंगे कैसे? जैसे मान लीजिए दो बिजनेसेस है, एक बहुत अच्छा चलता हुआ है और एक चल ही नहीं रहा है। तो जो चलता हुआ बिजनेस है, हालांकि दोनों की वर्थ सेम होते हुए भी जब बिकेगा तो जो चलता हुआ बिजनेस बिकेगा उसकी वैल्यू कंपैरेटिवली ज्यादा मिलेगी। दो शॉप हैं, एक बहुत ज्यादा चलती हुई शॉप है, वो आपने खरीदी, उसके जस्ट साइड वाली शॉप आपने नहीं खरीदी, जबकि दोनों की वैल्यू 20 लाख थी, पर आपको जो चलती हुई शॉप आपने खरीदी वो 25 लाख रुपीज की खरीदी। तो आपने जो 5 लाख रुपीज एक्स्ट्रा पे किए, दैट इज फॉर द रेप्यूटेशन ऑफ दैट बिजनेस, दैट इज व्हाट कॉल्ड गुडविल। नेक्स्ट इज आपका, जैसे मैंने गुडविल बोला, पेटेंट। पेटेंट आपने कोई इन्वेंशन करी, कोई आपने इन्वेंशन करी और उसे आप अपने नाम से रजिस्टर करा दिया, तो जैसे ही आप वो रजिस्टर हो जाएगी इन्वेंशन आपके नाम से, तो वो क्या बन जाएगी आपकी? क्या बन जाएगी आपकी? पेटेंट। ओके। पेटेंट का मतलब आपने कोई इन्वेंशन अपने नाम से रजिस्टर करा दी, वो भी आपकी एक प्रॉपर्टी है। कॉपीराइट, अगर आपने कोई बुक लिखी है या कोई कोई आपने आर्टिस्टिक वर्क किया है तो उसको आप अपने नाम से रजिस्टर कराते हैं, दैट इज व्हाट कॉल्ड कॉपीराइट। नेक्स्ट इज आपका, तो मैंने बताया कि आपका नॉन करंट एसेट दो टाइप के, टेंजिबल और इनटेंजिबल। नेक्स्ट है आपका करंट एसेट्स। करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिनको हम विद इन ए ईयर कैश में कन्वर्ट कर देंगे या हो जाएगी। विद इन ए ईयर जो कैश में कन्वर्ट हो जाएगी, दैट इज व्हाट कॉल्ड योर करंट एसेट्स, विच इज कॉल्ड व्हाट योर करंट एसेट्स। इसमें कैश आएगा, बैंक आएगा, डेटर्स आएगा, बीआर आएगा, तो ये मेरी करंट एसेट्स हैं। इन्वेंट्री आएगा, तो वो हम डिस्कस करेंगे अभी। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड करंट एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स क्या होती है? फिक्टिशियस एसेट्स वो एसेट्स होती है जो एक्चुअली एसेट्स है ही नहीं। जैसे मान लीजिए आपने एडवर्टाइजमेंट पे बहुत सारा खर्चा कर दिया, अब वो खर्चा जो है अगर आप एक ही साल में अपना बुक्स में लिख देंगे तो होगा क्या? उससे आप लॉसेस में जा सकते हैं, क्योंकि वो बहुत हैवी है। तो जब आप बहुत ज़्यादा हैवी एक्सपेंडिचर कर देते हैं एडवर्टाइजमेंट पे, तो आप ये चाहते हैं कि इसका बेनिफिट आपको लगता है कि 4-5 साल तक मिलेगा, तो आप उस एक्सपेंस के 4-5 टुकड़े कर देते हैं, और एक टुकड़े को, पहले टुकड़े को तो आप अपने खर्चे में दिखा दोगे, और बाकी को आप संभाल के रखोगे कि इस एक्सपेंस को अगले साल, कुछ एक्सपेंस को उससे अगले साल दिखाऊंगा। तो वो जो एक्सपेंस अगले सालों में दिखाया जाना है उसको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या डेफर्ड एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। इसको हम फिक्टिशियस एसेट्स भी कहते हैं, कि इसका मतलब ये एक्चुअली एसेट है ही नहीं, ये तो एक्सपेंस है, हो भी चुका है, पर हम उसको धीरे धीरे करके बुक से राइट ऑफ कर देंगे। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड फिक्टिशियस एसेट्स। अंडरस्टूड आई थिंक। नेक्स्ट अगला है रिसीट्स। रिसीट्स का मतलब है पैसा आना। व्हेन यू रिसीव मनी, व्हेन यू रिसीव मनी, दैट इज व्हाट कॉल्ड रिसीट। क्या बोलेंगे हम उसको? रिसीट। अब ये दो टाइप की हो सकते हैं, रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट।
अब रेवेन्यू रिसीट क्या होती है? जो पैसा आपके बिजनेस में आया और जो रेगुलरली आता रहेगा। जैसे आप गुड्स बेच रहे हैं तो आप जो रेगुलरली गुड्स बेचते रहेंगे तो पैसा आता रहेगा, तो वो कौन सी टाइप की रिसीट बोलेंगे हम उसको? रेवेन्यू रिसीट। जो रेगुलर नेचर का पैसा आएगा दैट इज व्हाट कॉल्ड रेवेन्यू रिसीट। और इरेगुलर नेचर का है, जैसे मान लीजिए आपने लोन लिया, फर्म ने लोन लिया, तो वो लोन डेली तो लेगी नहीं, तो वो कौन सी रिसीट है? पैसा तो आया लोन लेने से, तो जो पैसा आया पर वो कभी कभी आया, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड कैपिटल रिसीट। आपका काम गुड्स बेचने का है, आपका काम प्रॉपर्टी बेचने का, एसेट बेचने का नहीं है। मान लीजिए आपका काम है गुड्स बेचने का, तो आपने कई बार एक पुरानी मशीन थी बेच दी, या आपके पास एक बिल्डिंग पड़ी थी एक्स्ट्रा थी बेच दी, तो वो आपकी जो रिसीट है वो डेली होने वाली रिसीट नहीं है, तो वो कौन सी रिसीट मानी जाएगी? कैपिटल रिसीट। रिसीट मतलब पैसे का आना। तो व्हेन यू रिसीव मनी, तो अगर रेगुलर आ रहा है कोई पैसा किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन से, तो कौन सी ट्रांजेक्शन मानी जाएगी? रेवेन्यू रिसीट्स, अदरवाइज कैपिटल रिसीट। ऐसे ही एक्सपेंडिचर है, जब आप पैसा खर्च कर रहे हैं, व्हेन यू मेक पेमेंट ऑफ मनी, अगर आप वो रेगुलर कर रहे हैं तो वो कौन सा एक्सपेंडिचर माना जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या माना जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और अगर आप वो खर्चा कभी कभी करते हैं, जैसे आपने बिल्डिंग खरीदी, डेली नहीं खरीदते आप बिल्डिंग, आपने बिल्डिंग खरीदी, तो वो कौन सा एक्सपेंडिचर माना जाएगा आपका? कैपिटल एक्सपेंडिचर। या मान लीजिए आपने लोन रीपेमेंट करा, आपने लोन ले रखा था, तो लोन ले रखा था तो अच्छी बात है, बट अब जब आप लोन रीपे करेंगे तो डेली तो रीपे करेंगे नहीं आप, तो वो कौन सा एक्सपेंडिचर माना जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इसका मतलब एसेट्स को खरीदने का खर्चा या फिर एसेट्स को, लाइबिलिटीज को पे करने का खर्चा, दैट इज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। कभी कभी होने वाला इरेगुलर इन नेचर, पर जो रेगुलर इन नेचर में खर्चा होगा, जैसे आपने सैलरी पे करनी है वर्कर्स को, वेजेस पे करना है आपको, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा करना है, पोस्टेज एंड स्टेशनरी का खर्चा करना है, जो रेगुलर है, रेगुलर इन नेचर है, तो वो कौन सा खर्चा माना जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारी फिक्टिशियस एसेट्स भी होता है, इसी से आप लिंक कर सकते हैं। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही हमारी फिक्टिशियस एसेट होता है, क्योंकि वो जो एक्सपेंडिचर है वो हैवी हो गया है और उसको धीरे धीरे करके बुक से राइट ऑफ किया जाएगा। नेक्स्ट है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड मतलब जो एक्सपेंस हमने एडवांस में पे किया, जो एक्सपेंस हमने क्या किया? एडवांस में पे किया, दैट इज व्हाट कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंस। आपने जैसे मान लो आपने कोई बिजनेस के लिए एक जगह रेंट पे ली और आपने रेंट 3-4 महीने का एडवांस पे कर दिया, तो दैट एडवांस में जो आपने रेंट पे किया दैट इज व्हाट कॉल्ड प्रीपेड रेंट। तो जो प्रीपेड आप जब कोई एडवांस में पे करते हैं तो दैट इज व्हाट कॉल्ड योर एसेट। करंट एसेट बोलते हैं इसको, क्योंकि करंट एसेट्स है, क्योंकि कल को आप अगर प्रॉपर नोटिस देके छोड़ते हैं तो आपने जो एडवांस पे कर रखा है या तो एडजस्ट हो जाएगा या आपको वापस मिल जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब है वो एक्सपेंसेस जो आपको फ्यूचर में पे करने हैं, दैट इज आउटस्टैंडिंग, मतलब स्टिल टू बी पेड, और विच आर ड्यू। विच आर ड्यू मतलब देने बाकी हैं, जो देने बाकी हैं, दे आर व्हाट कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है वो एक्सपेंसेस जो भी आपको देने बाकी हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी हो सकता है, आउटस्टैंडिंग रेंट हो सकता है, ये हमारी लायबिलिटी होता है, करंट लायबिलिटी। परचेज, अब ये टर्म्स बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम गुड्स खरीदते हैं तो उसको परचेज बोलेंगे, और जब हम गुड्स को सेल करते हैं तो सेल्स बोलेंगे। आपने कहा सर गुड्स क्या है? गुड्स वो पर्टिकुलर आइटम है जिसमें आप डील कर रहे हैं। मान लीजिए आप बुक सेलर हैं। क्या हैं आप? क्या हैं? बुक सेलर। अगर आप बुक सेलर हैं और बुक्स को सेल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? बुक्स को सेल कर रहे हैं, तो वो बुक्स को सेल नहीं कर रहे, आप गुड्स को सेल कर रहे हैं। क्लियर? जिस चीज का आपका बिजनेस है, आपका एक बिजनेस है इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को बाय करने का और सेल करने का, तो डोंट से देम इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, से देम गुड्स। तो जब हम गुड्स को बाय करते हैं तो क्या बोलेंगे हम उसको? परचेज। और जब हम गुड्स को सेल करेंगे, गुड्स को, अगेन मैं आई एम यूजिंग द वर्ड गुड्स, तो गुड्स को सेल करेंगे तो क्या बोलेंगे? वर्ड्स सेल्स। जब हमने गुड्स को खरीदा और खरीदने के बाद हमने कुछ सामान अच्छा नहीं निकला तो हमने उसको क्या कर दिया? वापस कर दिया, तो हम उसको क्या बोलेंगे? परचेज रिटर्न। और अगर हमने सामान को, गुड्स को सेल किया था और उसमें से कुछ सामान अच्छा नहीं निकला और वो वापस करने आ गए, तो उसको क्या बोलेंगे हम? सेल्स रिटर्न। मैं रिपीट कर देता हूं, गुड्स को खरीदा परचेज, गुड्स जो खरीदा था उसमें से कुछ वापस कर दिया तो परचेज रिटर्न। हमने गुड्स को बेचा, गुड्स को बेचा मतलब सेल्स, और जब हमने सेल्स किया उसमें से कुछ वापस आ गया, दैट इज व्हाट कॉल्ड सेल्स रिटर्न। आप बोलेंगे सर पूरा भी वापस आ सकता भी है, उसका तो मैं कुछ कह नहीं सकता, बट यूजुअली कुछ ही वापस आता है। ठीक है, नेक्स्ट इज गुड्स। अब गुड्स क्या होता है वो मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, व्हाट वी मीन बाय गुड्स। जिस वो जैसे मान लीजिए आपका काम है फर्नीचर को खरीद के लाना और फर्नीचर को ही बेचना, तो डोंट से इट फर्नीचर, से इट गुड्स, जिसमें आप डील कर रहे हैं।
स्टॉक, स्टॉक का मतलब होता है जो सामान बच गया, जो सामान बच गया एट द एंड ऑफ द ईयर। मान लीजिए आप एक मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, तो जितनी मेडिसिन एट द एंड ऑफ द ईयर बची हुई हैं, एट द एंड जो आखिरी दिन है ईयर का, उस पे जो मेडिसिन आपके पास स्टोर में हैं, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड योर क्लोजिंग स्टॉक। और वही क्लोजिंग स्टॉक अगले साल के स्टार्टिंग में क्या बन जाएगा हमारा, क्या बनेगा, ओपनिंग स्टॉक। साल के स्टार्टिंग में जो स्टॉक बचा हुआ है, सामान बचा हुआ है, दैट इज व्हाट कॉल्ड ओपनिंग स्टॉक। साल के एंड में बचा है, दैट इज व्हाट कॉल्ड योर क्लोजिंग स्टॉक। और ये हमारी क्या होती है, करंट एसेट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो बच्चों को बहुत दुखी करता है, दैट इज व्हाट कॉल्ड डेटर्स। डेटर्स मतलब देने वाले, डेटर्स, डेटर्स मतलब देने वाले, मतलब वो हमें पैसा देंगे। और पैसा क्यों देंगे, क्योंकि हमने उनको उधार बेचा है, या हमने उनको पैसे दे रखे हैं, या हमने उनको उधार बेचा है। दे आर कॉल्ड माई डेटर्स, जिन लोगों से पैसा लेना है। द पीपल टू whom वी सेल गुड्स ऑन क्रेडिट, द पीपल टू whom वी सेल गुड्स ऑन क्रेडिट, दे आर कॉल्ड माई डेटर्स। डेटर्स मतलब देने वाले, वो हमें पैसा देंगे, तो दे आर कॉल्ड माई डेटर्स। ये मेरी करंट एसेट्स होती है। बी आर क्या होता है, डेटर और बी आर दोनों एक ही मतलब है। डेटर और बीआर को मिलाकर बन जाता है ट्रेड रिसीवेबल। ऐसा, ऐसे लोग जिन लोगों से पैसा मिलेगा, रिसीवेबल मिलेगा। तो आपने कहा फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, इन लोगों ने एक रिटर्न एक्सेप्टेंस दी है कि हम आपको 4 महीने या 3 महीने बाद पैसा दे देंगे, या 2 महीने बाद पैसा दे देंगे। तो जब रिटर्न एक्सेप्टेंस दे देते हैं लिख के कि हम दे देंगे इतने दिन बाद, तो वो बन जाते हैं बीआर। और अगर ये उन्होंने कमिटमेंट नहीं दिया रिटर्न में, तो दे आर कॉल्ड माई डेटर्स। अब हम इसका जस्ट उल्टा कर देते हैं, क्रेडिटर एंड बीपी। अगर हमने किसी से उधार खरीदा, अभी मैंने कहा था हमने उधार दिया, तो उधार दिया तो डेटर बन गए। अगर हमने उधार लिया, अगर हमने किसी से उधार खरीदा है, तो दे आर कॉल्ड माई क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब उन लोगों को हम पैसा देंगे। द पीपल टू whom द पीपल फ्रॉम whom वी हैव परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, जिन लोगों से हमने उधार खरीदा है, तो दे आर कॉल्ड माई क्रेडिटर। और बीपी दोनों एक ही मतलब हैं। अगर हमने रिटर्न एक्सेप्टेंस दी है कि हम पैसा दे देंगे, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड बीपी। और दोनों को मिलाकर बोलते हैं हम ट्रेड पेबल। ऐसे मतलब ऐसे पर्टिकुलर हमारी लायबिलिटी जिनको हमें पे करना है फ्यूचर में। तो क्रेडिटर वो लोग जिनसे हमने उधार खरीदा है, अगर हमने रिटर्न एक्सेप्टेंस नहीं दी है तो हम क्रेडिटर, वो हमारे क्रेडिटर माने जाएंगे कि हमें उनका पैसा देना है। और अगर हमने उनको रिटर्न एक्सेप्टेंस दे दी कि हम 2 महीने बाद पे कर देंगे, तो दे आर कॉल्ड माई बीपी, बिल्स पेबल। तो इसका जस्ट उल्टा है, इनको हमने उधार बेचा है, डेटर बने। इनसे हमने उधार खरीदा है, तो दे आर माई लायबिलिटी। और ये दोनों ही मेरी लायबिलिटी है। नेक्स्ट है ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। देखिए, अगर आप बल्क परचेजेस करते हैं और आप कुछ डिस्काउंट मांगते हैं, बल्क परचेजेस पे आपने बहुत सारी क्वांटिटी में सामान खरीदा और आप कहते हैं थोड़ा पैसा कम कर लीजिए, दैट इज व्हाट कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का बेसिक पर्पस होता है कि बल्क परचेजेस पे आप कुछ पैसा कम कर देते हैं, दैट इज व्हाट कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट लिस्ट प्राइस पे लग जाता है, और ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में नहीं लिखते। मतलब मान लीजिए आपने 50,000 का सामान 45,000 में खरीदा डिस्काउंट के बाद, तो डोंट से कि भी मैंने 50,000 में खरीदा, ओनली से कि 45,000 में खरीदा। तो ट्रेड डिस्काउंट जो होता है उसको हम लेस कर देते हैं, पर हम कभी बुक्स में लिखते नहीं। टॉक अबाउट कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट का एक ही पर्पस होता है, टाइमली पेमेंट लेना। मान लीजिए आपने उस पार्टी को बोला कि अगर आपका बिल बन चुका है, बट अगर आप बिल में आप आज ही पे कर देते हैं, 7 डेज का हम उधार दे रहे हैं, पर अगर आप 7 डेज की बजाय आज ही पे कर देते हैं, तो हम आपको 2% का डिस्काउंट और दे देंगे। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड कैश डिस्काउंट। आप मोटिवेट कर रहे हैं अपोजिट पार्टी को कि आप वो जल्दी पेमेंट कर देंगे तो हम आपको और पैसा छोड़ देंगे, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट को लेस भी किया जाएगा और हम बुक्स में लिखेंगे भी, वी विल सब्ट्रैक्ट ऑल्सो एंड वी विल राइट ऑल्सो। बैड डेट्स। बैड डेट्स मतलब ऐसे डेटर्स जो बुरे हो गए, मतलब जो अब जो पैसा हमारा इररिकवरेबल है, दैट इज व्हाट कॉल्ड माय बैड डेट्स। मान लीजिए हमने डेटर्स को उधार सामान बेचा था, अब उसमें से कुछ पैसा इररिकवरेबल है। इररिकवरेबल मतलब अब वो पैसा मिलेगा नहीं, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड बैड डेट्स। ये हमारा नुकसान है। डेप्रिसिएशन, हमारी एसेट्स जो है वो डिप्लीट करती है। डिप्लीट का मतलब घिसती है। आपने कहा सर कैसे घिसती है, घिसती है, आपको मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने एक फर्नीचर खरीदा और अब वो पुराना हो गया है, अब आप उसको बेच रहे हैं, तो आप उस रेट पे नहीं बेच पा रहे हैं जिस रेट पे आपने खरीदा था, तो इसका मतलब उसकी वैल्यू डाउन हो गई है। तो जितनी डाउन हुई है उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। आप एक मशीन लाते हैं, वो धीरे 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 पुरानी हो जाएगी, उसकी एक लाइफ होती है और खत्म हो जाएगी। आपने एक रेफ्रिजरेटर खरीदा, धीरे 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 पुराना हो जाएगा और काम करना बंद कर देगा, उसमें प्रॉब्लम्स आनी चालू हो जाएंगी, इसका मतलब उसकी वैल्यू डाउन हो रही है। अगर आप उसको सेल करेंगे तो वो उसकी वैल्यू आपको कम मिलेगी। कुछ चीज़ें हैं जिनकी वैल्यू ओवर टाइम बढ़ती है, आपको पता है गोल्ड है, आपका प्रॉपर्टी है, जैसे लैंड है, तो इनकी जो जो
अवेलेबिलिटी है वो शॉर्ट है, इनकी वैल्यू ओवर टाइम बढ़ती है, बट बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी वैल्यू ओवर टाइम कम होती है। तो जो कम होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रीशिएशन। और एक लास्ट टॉपिक हम, अच्छा बैड डेट्स मैंने 2 बार लिख दिया है, तो ठीक है। तो मैंने ये सारी टर्मिनोलॉजी आप लोगों के साथ डिस्कस की, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। ये कुछ टर्म्स हैं जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की। होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।